अब साल चल रहा है 1897। कहानी मैं आपको सुना रही हूँ 100 साल से भी पुरानी। आप आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचकर देखिए, एक लड़की है 30 साल की हो चुकी है, 2 मास्टर्स भी कर ली हैं, शादी भी हो गई। भाई अब और क्या चाहिए? किस बात का इंतजार कर रही हो? बच्चा करो ना, फैमिली आगे बढ़ाओ, सेटल हो जाओ, कहाँ इधर उधर भटक रही हो? तो मैरी भी माँ बन गई, एक प्यारी सी बच्ची की। लेकिन बच्चा करके घर में नहीं बैठी, वो बनी 19th सेंचुरी की वर्किंग मॉम, जो रोज लैब जाती थी, अपने थीसिस पर काम करती थी। बच्ची रहती थी घर पर दादा के साथ, और दादा थे डॉक्टर, एकदम ओपन माइंडेड, लिबरल। उन्होंने खूब साथ दिया बहू का। आज की वर्किंग मॉम्स की तरह मैरी की भी 2 ही प्रायोरिटीज थी, काम और परिवार। और किसी चीज के लिए टाइम नहीं था उनके पास, ना दोस्तों के लिए, ना रिश्तेदारों के लिए। बच्ची कभी बीमार पड़ जाती तो मैरी लैब भी नहीं जा पाती। अब ये जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त 2 बहुत बड़ी डिस्कवरीज हुई थी। एक थी एक्सरे, आज बड़ी कॉमन सी चीज है एक्सरे मशीन। 1901 में जर्मनी के विल्हेल्म रॉन्टगेन को पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था एक्स रेज के लिए। दूसरे थे फ्रांस के हेनरी बेकेरेल। इन्होंने बताया यूरेनियम के बारे में कि कैसे उसमें से रेज निकलती है, वही यूरेनियम जो आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब साइंस कम्युनिटी एक्सरे से इतनी मंत्रमुग्ध थी कि सबने यूरेनियम वाली बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, और बेकेरेल साहब भी अपनी बात ढंग से समझा नहीं पा रहे थे। मैरी इस वक्त ढूंढ रही थी अपनी पीएचडी का टॉपिक, तो उन्होंने सोचा कि जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों ना मैं उस पर ध्यान दूं। पति पियर जहां काम करते थे, वहां के डायरेक्टर से बात की कि प्लीज एक छोटी मोटी लैब दे दीजिए। उन्होंने दिया, लेकिन क्या दिया? स्टोर रूम। बोले यही दे सकता हूँ, काम चला सकती हो तो देख लो, अब और कुछ नहीं मिल सकता। तो मैरी ने वही काम करना शुरू किया। उन्होंने कई टेस्ट किए और पाया कि बेकेरेल साहब बात तो सही कह रहे थे, लेकिन क्योंकि कोई मान नहीं रहा था उनकी बात, तो ये एक कदम और आगे गई। इन्होंने उस वक्त तक मौजूद हर एलिमेंट को टेस्ट किया, यानी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। जाकर दूसरे साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास फलाना एलिमेंट नहीं है, आप दे दो। इंडस्ट्री के लोगों से जाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मांगे। इस दौरान पियर की भी इस रिसर्च में दिलचस्पी जग चुकी थी। वो अब अपनी खुद की रिसर्च छोड़कर लैब में पत्नी के साथ टेस्ट करने लगे। आखिरकार नतीजा ये निकला कि यूरेनियम ही नहीं, एक थोरियम नाम का एलिमेंट भी रेडियो एक्टिव निकला। रेडियो एक्टिविटी, ये शब्द मैरी ने ही इजाद किया था। उन्होंने ही इसकी परिभाषा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 नए एलिमेंट्स की खोज भी की, 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। एक को उन्होंने नाम दिया रेडियम, क्योंकि उसमें से रे निकल रही थी, तो रेडियम। और दूसरे को जानते हैं उन्होंने क्या नाम दिया? पोलोनियम। अपने देश पोलैंड को सम्मान देते हुए मैरी ने नाम दिया पोलोनियम। रेडियम की खासियत यह भी थी कि वो अंधेरे में चमकता था। इतनी कमाल की खोज करने के बावजूद पियर और मैरी ने इन्हें पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि एक तो वो इसकी रजिस्ट्रेशन पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे, और दूसरे उनका मानना था कि साइंटिस्ट का काम दुनिया के लिए साइंस को आगे बढ़ाना है, उससे मुनाफा कमाना नहीं। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए एक स्टोर रूम में। आज जैसी मॉडर्न लैब नहीं थी, ना तो इनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर था, ना ही उन्हें उस वक्त अंदाजा था कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं। पियर की सेहत लगातार खराब होने लगी, वो रात भर दर्द में तड़पते रहते। मैरी का वजन कम होने लगा, लेकिन दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि उनकी खोज ही उन्हें बीमार कर रही है। यहाँ तक कि इस दौरान एक बार मैरी का मिसकैरेज भी हो गया। बहरहाल मैरी की पीएचडी पूरी हो गई। विज्ञान जगत में पियर और मैरी की खूब वाहवाही भी होने लगी, और फिर स्पेशल लेक्चर देने के लिए बुलाया भी जाने लगा। सिर्फ पियर को, मैरी को भी बुलाया जाता ऑडियंस में बैठने के लिए। मर्दों की दुनिया थी, तालियां सिर्फ मर्दों के लिए होती थी। लेकिन कुछ मर्दों ने हिम्मत दिखाई और इस दुनिया को बदलने में अपना योगदान दिया, जैसे कि पियर ने। वो अपने लेक्चर में मैरी की उपलब्धियां गिनवाते, कभी अपनी पत्नी का क्रेडिट खुद नहीं लेते। यहाँ तक कि जब बात नोबेल पुरस्कार की आई, तो उन्हें पता चला कि नोबेल प्राइज के लिए भी सिर्फ उन्हें और बेकेरेल को नॉमिनेट किया गया है, मैरी को नहीं। मैरी का नाम नॉमिनेशन लिस्ट में डलवाने के लिए उन्हें बाकायदा मशक्कत करनी पड़ी। यानी आइडिया मैरी का, रिसर्च मैरी की, और दुनिया का एटीट्यूड वही।
कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो जरूर मैरी सिर्फ सपोर्ट कर रही होगी, बस और क्या। बहरहाल नॉमिनेशन भी हुआ, प्राइज भी मिला और यहाँ से ये दोनों बन गए स्टार। क्योंकि पहली बार देखा जा रहा था कि पति पत्नी दोनों साइंटिस्ट हैं, दोनों एक ही चीज पर काम कर रहे हैं। कभी अखबारों में इंटरव्यूज, कभी मैगजीन्स में फोटोज, कभी अवार्ड फंक्शंस, कभी स्पेशल लेक्चर्स। क्यूरी दंपति जो काम और परिवार के अलावा कुछ तीसरा नहीं जानता था, उनकी लाइफ अब बहुत हैपनिंग हो गई थी। इतनी हैपनिंग कि दोनों के पास अब कुछ लिखने का वक्त भी नहीं बचता था। एक के बाद एक मीटिंग। एक दिन पियर अपने पब्लिशर के पास मीटिंग के लिए जा रहे थे। इस अफरा तफरी में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही उनकी जान चली गई। पति की मौत के बाद मैरी ने पति के सपने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का सपना। इस बीच उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला फिजिक्स में था, बेकरेल रेस को कंफर्म करने के लिए। दूसरा केमिस्ट्री में मिला, रेडियम और पोलोनियम की खोज करने के लिए। मैरी क्यूरी पहली वो शख्स बन गई जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बस फिर क्या था, जगह जगह से फंडिंग मिलने लगी। न केवल वो एक बड़ी लैब बनाने में कामयाब रहीं, बल्कि पेरिस में जिस जगह ये लैब बनी उस सड़क का नाम भी बदलकर पियर क्यूरी स्ट्रीट रखा गया। मैरी क्यूरी की उपलब्धियां यहाँ खत्म नहीं होती। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और सरकार ने लोगों से अपना सोना चांदी दान करने को कहा, तो मैरी ने अपने सारे मेडल भेज दिए, दोनों नोबेल पुरस्कार भी। हालांकि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका एक आइडिया जरूर मान लिया। मैरी ने कहा कि जब एक्सरे की तकनीक है तो इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। उन्होंने 20 गाड़ियों के अंदर एक्सरे मशीन फिट की और इन्हें चलता फिरता रेडियोलॉजी सेंटर बना दिया। अपनी 17 साल की बेटी के साथ वो इन्हें खुद ऑपरेट करती। जंग में घायल सैनिकों का एक्सरे करके देखा जाता कि गोली कहाँ लगी है, ताकि डॉक्टर आसानी से उसे निकाल सके। धीरे धीरे उन्होंने 200 रेडियोलॉजी सेंटर बनाए, सैकड़ों नर्सों को खुद ट्रेनिंग दी और लगातार रेडिएशन के करीब रहकर उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। आंखें बिल्कुल खराब हो चुकी थी। किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। आखिरकार पता चला कि उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसमें शरीर में नए ब्लड सेल्स ही नहीं बन पाते। इसी ने उनकी जान ले ली। और उधर बेटी आयरीन ने न केवल जंग के दौरान मां का साथ दिया, बल्कि माता पिता के ही पदचिह्नों पर चलती हुई वो भी साइंटिस्ट बनी। 1935 में पति फ्रेडरिक योलियो के साथ उन्हें भी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैरी और पियर क्यूरी के बाद ये दूसरा शादीशुदा जोड़ा था जिसे एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला।